हमने हिमालयास पढ़ लिए थे और कुछ माउंटेन पासेस हम लोग कवर कर चुके थे। रिकॉर्डेड सेशन हमारे पास है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, आज चलिए शुरू करूं बेटा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स अगर हम देखें तो हिमालयास के साउथ से शुरू होते हैं। अगर मैं एक बार थोड़ा बहुत आपको हिमालयास के बारे में बताऊं तो हिमालयास जो है वो 3 रेंजेस में आपके पास चलते हैं। सबसे पहली रेंज जो इंडिया के सबसे नॉर्थ में है, आप इस रेंज को हिमाद्री कहते हैं। सेंटर वाली रेंज हिमाचल हो जाती है और सबसे निचली रेंज इसको आप लोग शिवालिक्स कहते हैं। शिवालिक्स को कई कई जगहों पर आउटर हिमालयास लिखा होता है। हिमाचल को आप लोग मिडिल हिमालयास कहते हैं, हिमाद्री इसको ग्रेटर हिमालयास। अब इन तीनों हिमालयास के बाद जो ये प्लेन है ना, इसी प्लेन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसको आप कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये पूरा का पूरा इलाका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है। अब इस नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को पढ़ने के लिए 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम लोग रिवर्स की बात करते हैं तो सारी रिवर हिमाद्री के आसपास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर के पिघलने की वजह से रिवर ओरिजिनेट होती है। तो कहा जाता है कि अगर मान लो कि एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है, वो हिमाद्री हिमाचल शिवालिक से होते हुए पहली बार जब वो धरती पर आएगी तो बहुत सारे पत्थर साथ में लेकर आएगी। सिंपल सी बात है, रिवर के साथ तो बहुत सारे पत्थर आते हैं। तो सबसे पहले ये पत्थर जो है ये शिवालिक्स के फुटहिल्स में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। मैं एक बार पत्थरों को अलग पेन से दिखा दूं तो बहुत सारे रॉक्स जो है वो रिवर के साथ साथ शिवालिक्स की फुटहिल्स पर डिपॉजिट हो जाता है। कहा जाता है कि पूरा की पूरा रीजन, इस पूरे की पूरे रीजन में रिवर निकलती तो है बट आपको दिखती नहीं है। शिवालिक्स के बाद रिवर एकदम से डिसअपियर हो जाती है क्योंकि पत्थर की बेल्ट है। जाहिर सी बात है, पत्थर के ऊपर पानी डालोगे तो वो तो पत्थर के नीचे से चला ही जाएगा क्योंकि पत्थर तो पोरस होते हैं। 2 पत्थर के बीच में गैप बहुत सारा होता है। तो ये पूरी बेल्ट अगर आप देखें तो पत्थरों से ही बनी हुई है। अब इस पूरी बेल्ट को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो इस पूरी बेल्ट के नीचे से रिवर निकलती तो है, शोर आपको समझ में आता है बट आपको रिवर दिखाई नहीं देगी। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इस पत्थर को बहुत ध्यान से देखूं तो ऐसा लगता है जैसे शिवालिक के लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक पंख लग गया हो। इट लुक्स लाइक अ विंग। चलिए, तो अब इन सभी बेल्ट्स के कुछ ना कुछ नाम है। सर इस बेल्ट को, जो ये पूरी की पूरी रॉकी बेल्ट है, इसको ज्योग्राफी में भाबर कहा जाता है। BHAR। अब इस भाबर बेल्ट को आप लोग विंग ऑफ शिवालिक भी बोलते हैं। इसको आप विंग ऑफ शिवालिक भी कहते हैं। और इस भाबर बेल्ट के बारे में 2-3 चीजें अगर हम और देखें तो सबसे पहली बात, ये कितने किलोमीटर की बेल्ट है तो कहा जाता है 8 से 10 किलोमीटर ये बेल्ट पैरेलली चलती है शिवालिक्स के फुटहिल्स के पास। और जैसे कि हम इस बेल्ट के बारे में जानते हैं, जो रिवर्स और स्ट्रीम्स हैं जो माउंटेन से आती है वो इस बेल्ट के नीचे बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है। ये पूरी की पूरी बेल्ट एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है क्योंकि पूरा पथरीला रीजन है। जाहिर सी बात है, पत्थर के ऊपर पेड़ ही उग सकते हैं, आप लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो ये पूरी की पूरी भाबर बेल्ट इट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। हाउएवर कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े जो पेड़ है वो इस बेल्ट के ऊपर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। 8 से 10 किलोमीटर इस बेल्ट का टोटल एरिया है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इंडिया के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो सर इंडिया के नॉर्थ में ये माउंटेन चल रहे हैं। सबसे पहले हिमाद्री, फिर हिमाचल और उसके बाद शिवालिक आता है। शिवालिक के साउथ में ये प्लेन जो है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। इसी को मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। इसी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इंडिया के, अपन इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये पूरा पोर्शन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आता है। यहां तक क्लियर हुआ जी? अब वो कह रहा है कि इस पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को आप लोग 4 पार्ट्स में बहुत आराम से बांट सकते हैं। सबसे पहला पार्ट तो ये पत्थर वाला जोन ही आ गया और ये पूरा की पूरा पत्थर वाला जोन शिवालिक के फुटहिल्स में पैरेलली चलता है आखिर तक। वो ये बोल रहा है, हालांकि इस पूरी की पूरी भाबर बेल्ट की जो विड्थ है वो 8 से 10 किलोमीटर वो बता रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि ये बेल्ट कहीं से तो नैरोअर होगी। अगर मैं इंडिया की तरफ देखूं, वेस्ट और ईस्ट ये 2 आपके पास डायरेक्शन आ जाती है। तो कभी कभार बोला जाता है कि क्या ये भाबर बेल्ट वेस्ट में ब्रॉड है या ईस्ट में ब्रॉड है, क्योंकि इस पूरी की पूरी बेल्ट का जो विड्थ आपको बताया गया वो 8 से 10 किलोमीटर बताया गया। एक बार जल्दी से ये मैप बना लो यार, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और भाबर बेल्ट के बारे में 2-3 चीजें बता रहा हूं, उसको लिख लेना। वो आपकी स्लाइड्स में होगा नहीं। जैसे हरिद्वार गए हो, कभी हरिद्वार जाओगे तो रिवर गंगा के आसपास आपको बहुत सारे पत्थर दिखेंगे। शिवालिक जो माउंटेन दिखता है वो एक्चुअली में शिवालिक जो हरिद्वार से दिखता है। पत्थर पहले आएंगे, उसके बाद रेत आएगी। उसी पर भी आ रहा हूं। भाबर के बाद जो आप देखते हो वो रेत है और रेत के रीजन को तेराई कहते हैं आप लोग, TERAI। तो तेराई से पहले का रीजन भाबर है। सर बड़े बड़े पत्थर अगर आप ऋषिकेश के रास्ते में जाओ तो दिखेंगे आपको वो पत्थर। हो गया जी? तो यहां पर ना भाबर बेल्ट के बारे में 2-3 चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, एक बार वो लिख लीजिए। देखिए, दिस इज द नैरो बेल्ट रेंजिंग फ्रॉम 8 to 10 किलोमीटर्स। भाबर इज द नैरो बेल्ट Bhabar is the narrow belt ranging from 8 to 10 kilometers. Bhabar is the narrow belt ranging between 8 to 10 kilometers, parallel to the Shivaliks, parallel to the foothills of Shivaliks, parallel to the foothills of Shivalik. This belt is made up of heavy rocks. This belt is made up of heavy rocks. This belt is made up of heavy rocks brought down by rivers originating from Himalayas. Brought down by the rivers. Brought down by the rivers originating from Himalayas. तो जो हिमालय से रिवर आ रही है उन्हीं रिवर्स ने इस बेल्ट को बनाया। Brought down by the rivers originating from Himalayas. Next point, the Himalayan rivers disappear beneath this belt. 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 This belt is not suitable for agriculture.
दिस बेल्ट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। अब सर अगर इस पेन से आपको बेल्ट के बारे में बताऊं तो कहा जा रहा है कि ये बेल्ट वेस्ट में ब्रॉड है और ईस्ट में ये नैरो हो जाती है। आपने भी लिखा कि इस बेल्ट की विड्थ 8 से 10 किलोमीटर के आसपास है। वेस्ट में इस बेल्ट की विड्थ 10 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है और ईस्ट में इसकी विड्थ बस 8 किलोमीटर ही रह जाती है। ये पूरी बेल्ट है जिसको आपने भाबर बोला। ठीक है जी, तो एक लास्ट पॉइंट मैं यहां पे लिखवा रहा हूं भाबर बेल्ट के लिए, तो लिख लीजिए दिस बेल्ट इज ब्रॉडर इन द वेस्ट, नैरोअर इन द ईस्ट। दिस बेल्ट इज ब्रॉडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। दिस बेल्ट इज ब्रॉडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। चलिए जी, अब इस मैप पे दोबारा आते हैं। अब ये रिवर जो है इन्होंने पत्थर तो डिपॉजिट कर दिए शिवालिक की फुटहिल्स पर, और जाहिर सी बात है कि इस पूरी पथरीली बेल्ट के नीचे से रिवर निकल रही है। देखिए अगर मैं इस पत्थर की पूरी बेल्ट की बात सुनूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पत्थर की बेल्ट के बारे में वो ये है कि रिवर की जो वेलोसिटी है ना, क्योंकि पहाड़ों से नीचे आएंगे तो स्पीड बहुत तेज होती है, तो रिवर की वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट पूरी ही खत्म कर देगी ये बेल्ट। और जब इस बेल्ट के खत्म होने के बाद रिवर आपको पहली बार ओरिजिनेट होगी या पहली बार जब आप रिवर देखोगे तो एक्चुअली में रिवर अपने साथ बड़ी क्वांटिटी में मिट्टी लेकर आती है। रिवर अब आपको दिखनी तो शुरू हो गई है, बट ये पूरा की पूरा रीजन कहा जाता है पूरा दलदली रीजन हो जाता है। इतना दलदल बन जाता है यहाँ पर क्योंकि मिट्टी मिट्टी केवल इस पत्थर से बाहर निकलती है। हाँ, पानी की स्पीड बहुत स्लो होती है और ये पूरा की पूरा लैंड मार्शी कंडीशंस के लिए माना जाता है। इस पूरे के पूरे लैंड में हर जगह आप लोगों को मार्शी कंडीशंस ही देखने को मिलेंगी। मार्शी कंडीशंस का मतलब पूरा की पूरा रीजन ये दलदल वाला रीजन है। बहुत ही एम्पल कंडीशंस बनती है यहाँ पर डेंगू और मलेरिया की, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि पानी की स्पीड बहुत ही स्लो है। और इस मार्शी कंडीशन वाले लैंड को आप लोगों ने ज्योग्राफी में बोला तेराइन। इस लैंड को कहा जाता है तेराइन। दिस लैंड इज कॉल्ड तेराइन। तो अगर मैं इस तेराइन लैंड को आप लोगों की ज्योग्राफी के इस मैप में दिखाना चाहूं तो 10 किलोमीटर तक तो यहां पर भाबर बेल्ट ही है। यहां पे देखें तो 8 किलोमीटर तक भाबर है। अगर मैं तेराई बेल्ट के बारे में बोलूं तो ज्योग्राफी बोलती है कि सर ये तेराई बेल्ट भाबर के साउथ में 10 से 20 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये भी पैरेलल चल रही है भाबर बेल्ट के साथ। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तेराई बेल्ट ब्रॉड कहां पर होगी और नैरो कहां पर होगी, तो यहां पर तेराई बेल्ट के साथ थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है। इस बेल्ट के लिए कहा जा रहा है कि ये बेल्ट जो तेराई है, ये तेराई बेल्ट वेस्ट में तो इसकी विड्थ 10 किलोमीटर के आसपास है, बट ईस्ट में इसकी विड्थ 20 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। दिस इज अपना तेराई बेल्ट। तेराई बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट है एग्रीकल्चर के लिए। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में गन्ना किसान जो है, जो गन्ना जाता था, जो शुगर केन की कल्टीवेशन होती है, वो शुगर केन कल्टीवेशन आप लोग तेराई बेल्ट में करते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरी बेल्ट में आप लोगों को इरिगेशन की कभी कमी होती ही नहीं है। पानी जो नमी है वो ऑलमोस्ट रहती है। राइस कल्टीवेशन बहुत अच्छा यहाँ पर हो जाता है क्योंकि धान की खेती के लिए पानी बहुत चाहिए। तो तेराई बेल्ट जो है वो परफेक्ट मानी जाती है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट बेल्ट यहाँ पे नाम डाल दीजिए तेराई। तेराई बेल्ट के बारे में 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिखवा रहा हूं। जनरली पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर काफी डेंस बेल्ट है ये, और यहां पर ज्यादातर इस पूरी बेल्ट को आप लोग कल्टीवेशन में यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं तेराई बेल्ट के बारे में। लिखिए दिस बेल्ट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ भाबर। तेराई बेल्ट के बारे में लिखवा रहा हूं, दिस बेल्ट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ भाबर। हाँ, रीजन ही हो गया ना सर, मैं पूरे की पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को 4 बेल्ट में बांटूंगा। सबसे पहली बेल्ट तो भाबर है, यहां पर कोई रहता ही नहीं है। पूरा की पूरा रीजन रॉकी रीजन है, कल्टीवेशन आप कर नहीं सकते हो। तेराई रीजन की बात करें तो यहां पर मार्शी कंडीशंस है, रहता यहां पर भी कोई नहीं है, बट यहां पर किसानों ने खेत काट रखे हैं। तेराई रीजन पूरा की पूरा एग्रीकल्चरल बेल्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं यूपी की बात करूं, खास करके यूपी और पंजाब की, तो यहां के लोगों ने क्या किया हुआ है ना कि तेराई बेल्ट पर डंपिंग करके, मतलब पूरे की पूरे लैंड को इन्होंने मिट्टी से भरकर उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया है। तो आजकल यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज काट ली इन लोगों ने। बट अगर हम देखें तो तेराई बेल्ट की जमीन के नीचे नमी बहुत है। कभी अगर आप देखो कि हाई राइज बिल्डिंग अगर आप देखते हैं तो कभी भी स्काई स्क्रेपर नाम की, मतलब बिल्कुल हाई राइज बिल्डिंग आपको इस बेल्ट पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्काई स्क्रेपर्स वही बनते हैं जहां के पानी, मतलब जमीन में नमी ना हो। अगर जमीन में बहुत पानी आपको मिलता है तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग का जो वेट है वो जमीन सह नहीं पाएगी और वो एकदम से डिमोलिश हो जाएगी। तो यहां पर हालांकि एनजीटी परमिशन देती नहीं है कि आप लोग कंस्ट्रक्शन करें, बट करप्शन की वजह से आज के डेट में खासकर यूपी और पंजाब में जो तेराई बेल्ट है वो कल्टीवेशन में नहीं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज में ज्यादा, मतलब बहुत ही लग्जरियस कॉलोनीज आप लोग यहाँ पर देखते हैं। बट जो मैं बोल रहा हूँ सही नहीं है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, एक बार कॉलोनियां कट गई तो आप क्या ही करोगे। तो फिलहाल तेराई बेल्ट परफेक्ट है एग्रीकल्चर के लिए। तो इस बेल्ट के बारे में आपको लिखवा रहा हूं। लिखिए दिस बेल्ट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ भाबर। दिस बेल्ट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ भाबर with an approximate width of 10 to 20 kilometers. This belt is situated south of Bhabar with an approximate width of 10 to 20 kilometers. Next point, the rivers re-emerge. The rivers re-emerge in this belt. The rivers re-emerge in this belt and create marshy and swampy conditions. The rivers re-emerge in this belt and create marshy and swampy conditions. मतलब पूरा की पूरा रीजन जो है वो दलदल जैसा रीजन है, मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशन, ह्यूमिडिटी बहुत होती है इस पूरे रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं, दिस बेल्ट इज फिट फॉर एग्रीकल्चर। दिस बेल्ट इज फिट फॉर एग्रीकल्चर। दिस बेल्ट इज फिट फॉर एग्रीकल्चर। और लास्ट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, द विड्थ ऑफ दिस बेल्ट इज नैरोअर इन द वेस्ट एंड ब्रॉडर इन द ईस्ट। द विड्थ ऑफ दिस बेल्ट इज नैरोअर इन द ईस्ट, इज नैरोअर इन द वेस्ट एंड ब्रॉडर इन द ईस्ट।
द विड्थ ऑफ दिस बेल्ट इज नैरोअर इन द वेस्ट एंड ब्रॉडर इन द ईस्ट। मतलब भाबर बेल्ट के बिल्कुल उल्टा है यहाँ पर। अगर हम भाबर बेल्ट को देखें तो भाबर बेल्ट ब्रॉड थी वेस्ट में, तो तेराई बेल्ट नैरो है वेस्ट में। अगर हम ईस्ट में देखते हैं तो ईस्ट में भाबर बेल्ट की विड्थ 8 किलोमीटर है, मतलब यहाँ पर भाबर बेल्ट जो है ये नैरो हो जाती है, तो तेराई बेल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रॉड हो जाती है। रीजन आपके पास इतना ही है और इसी रीजन को भाबर और तेराई में बांटा। अब मैं बात करता हूँ रिवर्स के फ्लड प्लेन्स की। ये तो बात हो गया आपके भाबर और तेराई के बारे में, ठीक है। अब मैं एक रिवर के बारे में बात करूं तो सर, जब रिवर किसी एरिया से निकलती है तो हमेशा देखोगे आप रिवर के आसपास का इलाका खाली रखा जाता है। रिवर्स के आसपास का वो इलाका अगर बाई चांस रिवर में फ्लड आ जाए तो जिस इलाके में पानी भरता है आप उस इलाके को फ्लड प्लेन्स कहते हैं। और फ्लड प्लेन्स में सरकार बिल्कुल रहने की इजाजत नहीं देती। अगर यमुना को ही देख ले हम लोग, यमुना के आसपास का 500 मीटर का इलाका खाली है, जहां से यमुना निकलती है उसके 500 मीटर के इलाके में तो किसी को रहने नहीं देते, वो तो इमीडिएट फ्लड प्लेन है। अगर बाई चांस यमुना में थोड़ा सा भी पानी बढ़ा तो सबसे पहले पानी वही जाएगा। और उसके बाद शुरू होता है वो रीजन कि अगर यमुना में बहुत ज्यादा ही बाढ़ आ गई तो हो सकता है कि रिहायशी इलाकों में पानी भर जाए, जो पिछले साल हुआ था। अगर आपको याद आ रहा हो, सिविल लाइंस, रेड फोर्ट, कश्मीरी गेट सब बंद हो गए थे। और ये वाली कंडीशन वैसे 50-60 सालों में एक बार आती है, बट जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि हर 10 सालों में, हर 12 सालों में ये कंडीशन रिपीट हो। जैसे इस बार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ये बात मैंने इनको पहले ही बताती थी वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि ये पूरा साल ला नीना का है। ला नीना एक कंडीशन है जिसकी वजह से ये 5 साल में एक ही बार बनती है। वैसे 4 साल रहता है एल नीनो, और जब तक एल नीनो रहता है तब तक इंडियन मानसून बहुत वीक होती है। ला नीना एक ऐसी कंडीशन है, जब भी ला नीना ओशंस पे बनता है तब इंडिया की मानसून बहुत बढ़िया होती है। तो इस बार सबको पहले से अलर्ट दे दिया गया था कि बारिशें इस पूरे साल बहुत ज्यादा होंगी। जैसे जनरली क्या होता है ना कि अगस्त के लास्ट वीक में नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक बारिश रुक जाती है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सितंबर खत्म होने को आ रहा है, और अब जो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी है उन्होंने ये बोला कि हो सकता है कि दिवाली तक की बारिशें आप लोगों को देखने को मिले। मतलब जिस तरीके से कंडीशन सर है कुछ नहीं है। ला नीना एल नीनो होता क्या है, तो ओशन का सारा खेला है। अगर ओशन गर्म हो जाए, तो आप इसको बोलते हैं अपना एल नीनो, और अगर ओशन ठंडा हो जाए तो इसको बोला जाता है ला नीना, ठीक है। और ओशन कहां का ओशन, साउथ अमेरिका के पास में एक देश है पेरू, चिली और पेरू, तो पेरू के पास के पैसिफिक ओशन की बात हो रही है। अगर पेरू के पास का पैसिफिक ओशन गर्म हो जाए तो जोग्राफर्स इस कंडीशन को बोलते हैं कि ये साल एल नीनो का है, और 5 साल में 4 साल कंडीशन हमेशा एल नीनो की रहती है। अब गर्म क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गर्म आज तक इनको ये समझ नहीं आ पाया कि आखिरकार एकदम से ओशन गर्म क्यों होता है। अभी सब जोग्राफर्स यही बोल रहे हैं कि सर क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। क्लाइमेट चेंज मतलब जैसे सपोज करो कि यार क्लाइमेट चेंज कहते किसको है, आप एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में बारिशें ज्यादा नहीं होती, ठीक है, पिछले 100 सालों से आप देखते आ रहे हैं कि बारिशें इस रीजन में ज्यादा नहीं होती। और अगर पिछले 5 सालों में ट्रेंड एकदम से बदल गया, पिछले 5 सालों में आप देख रहे हैं कि बारिश जो पहले नहीं हुआ करती थी अब वो होने लग गई है। या अगर मैं कनाडा की बात करूं, अगर हम कनाडा देखें तो एक पूरी की पूरी कंट्री टेम्परेट जोन में आती है, यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है इन कंपैरिजन टू गर्मी। बट अगर कनाडा में गर्मी ज्यादा पड़ने लग जाए और ठंड बिल्कुल ना पड़े, तो ये एकदम से सडन चेंज जो हुआ है ना, इसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज के पीछे सबसे बड़ा हाथ ह्यूमंस का है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं आप इसे। ह्यूमंस किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, हम लोग जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं ना यार, कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में एक ग्रीन हाउस गैस है, और जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस आप रिलीज करेंगे उतना ज्यादा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस करती क्या है ना कि सुबह के समय जो गर्मी हम एब्जॉर्ब करते हैं, सूरज की गर्मी जो सुबह के समय आती है वो आ तो जाती है, हमारा धरती गर्म हो जाती है, बट रात के समय जब हमारी अर्थ ठंडा होना शुरू करती है, जब हमारा कूलिंग डाउन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब इस गर्मी को आप लोग रिलीज करते हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं कि उन लोगों की रात की जो गर्मी है वो उनके एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है, तो वो ठंडे हो जाते हैं। हमारी अर्थ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस है, तो रात के समय जो आप हीट एनर्जी रिलीज करते हो ना, ये ग्रीन हाउस गैसेस कंबल की तरह उस एनर्जी को स्टोर कर लेती है। जैसे मान के चलो कि हमारे एटमॉस्फेयर में आज की डेट में 0.9% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 100% गर्मी सूरज की आई सुबह के समय, तो रात के समय अब क्या करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड 100% में से 0.9% तो ट्रैप कर लेगा और बाकी का 99.01% रिलीज कर देगा। अब मान के चलो सर, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी 0.9% से बढ़ाकर हमने 5% कर दी, तो अब रोजाना 5% गर्मी आप स्टोर करने लग जाओगे, तो एक तरीके से ये अर्थ प्रेशर कुकर बन जाएगी और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, और इस एवरेज टेम्परेचर बढ़ने को आप बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो खतरनाक इफेक्ट है वो क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, और तो इसकी जड़ में अगर आप जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। इसलिए आजकल दुनिया भर में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसके ऊपर ज्यादा फोकस है। तो आइए बात करते हैं क्लाइमेट चेंज। सर बायोडाइवर्सिटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, जिसको आप बोलते हैं जैव विविधता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, जो हो ही रही है। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट फायर्स की, जंगलों में आग लग जाती है और कई कई दिनों तक ये आग बुझा ही नहीं पाते हैं। तो अगर देखा जाए जंगलों में एकदम से आग लगी कैसे, तो ये क्लाइमेट चेंज का एक परिणाम है जिसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन अपने आप में ही भयावह है। अगर इसका बिल्कुल अंतिम रूप देखा जाए तो शायद हो सकता है मानव प्रजाति खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं सही नहीं है। ठीक है, जैसे अंटार्कटिका, आर्टिक ओशन, अंटार्कटिका और आर्टिक ओशन के आसपास की बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लग रही है। आर्टिक नॉर्थ पोल में, अंटार्कटिका साउथ पोल में, पोल्स की बर्फें पिघल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, पेरू के बारे में बात हो ही रही है तो आपको बताओ, पहले पेरू के पास अच्छे खासे ग्लेशियर्स हुआ करते थे। ग्लेशियर मतलब हिमपात हो गया। पेरू के पास जो आखिरी बचा ग्लेशियर था वो टूटा है पिछले ही साल, और दुनिया का पहला देश बन गया है पेरू जिसके पास आज की डेट में कोई ग्लेशियर नहीं है।
अब ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? सिंपल सी इसका रीजन वैश्विक तपन, ग्लोबल वार्मिंग। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर इसको नहीं रोका गया तो क्लाइमेट चेंज का बिल्कुल अल्टीमेट रूप देखेंगे आप। और एक बार क्लाइमेट चेंज ट्रिगर हो गया, मतलब एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद तुम ग्लोबल वार्मिंग रोको ना रोको, फिर ये क्लाइमेट चेंज रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आज की डेट में ऐसी नहीं है जिससे रिलीज की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मैं दोबारा से एब्जॉर्ब कर लूं। और अगर है भी तो बहुत महंगी है, गरीब देशों को कैसे रोकोगे? अब जैसे भारत जैसे देशों की बात कर लेते हैं, हम लोग तो सबको यही बोलते हैं कि विकसित देशों ने तो पोल्यूशन कर दिया, जितने अमेरिका टाइप के देश है जो अपने आपको वेस्ट बोलते हैं, इन्होंने तो जम के पोल्यूशन मचा दिया। और आज इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं। जो इन्होंने किया उसकी वजह से आप लोग डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा सकते ना। विकासशील देशों को तो पूरा राइट होना चाहिए ना। तो या तो सर आप हमें टेक्नोलॉजी दे दो ऐसी जिस टेक्नोलॉजी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो, और अगर आप वो टेक्नोलॉजी सस्ते में हमें दे नहीं सकते हैं तो आप हमें प्रतिबंध, मतलब आपका कोई राइट नहीं बनता रिस्ट्रिक्शंस लगाने का, क्योंकि हर जो देश है वो एक विकसित देश बनना चाहता है। जैसे हमारा तो टारगेट है 2047 तक बनेंगे, बट जिस तरीके से चीजें चल रही हैं अभी तो 2047 तक भी बनेंगे, इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल। ठीक है बेटा। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जिसको विशाल उत्तरी मैदान कहते हैं, उसके आप लोग अभी तक 2 डिवीजन पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक डिवीजन भाबर है, दूसरी डिवीजन हो गया आपका तेराई बेल्ट। अब मैं बात करता हूं एक नदी के बारे में। अगर एक नदी का यहां पर 2 डायमेंशनल एक इमेज आप लोगों को दिखाऊं तो मान के चलो कि ये जो क्रेटर है यहां पर इस समय नदी बह रही है। क्या समझ में आया जी? अब सर अगर बाई चांस रिवर में फ्लड आया, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ा, तो ये बात तो समझ में आ रही है ना, सबसे पहले पानी आसपास भरेगा। ये रिवर का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, बीच में रिवर है, इसको 2D डायग्राम से सिखा रहा हूं, फिलहाल समझा रहा हूं। अगर इसको समझाऊं तो मैं इस तरीके से समझा सकता हूं। ये रिवर है सर, और रिवर के आसपास के इलाके की बात हो रही है सबसे पहले। ये वाला जो इलाका है, ये रिवर के पास का इलाका है, ये वो इलाका है जो आप हमेशा खाली रखते हैं। ये आसपास का इलाका समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस रिवर का पानी थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ा तो सबसे पहले पानी यही भरेगा। और जनरली हम लोग घर यहां बनाते हैं, आज की डेट में जो घर बनते हैं वो बनते इधर ही है, घर थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाते हैं हम लोग। बट मैंने कहा कि अगर बाई चांस रिवर में बहुत ही ज्यादा भयंकर बाढ़ आ गई तो ये तो भरेगा ही भरेगा, ये तो पूरा रीजन डूब जाएगा। और हो सकता है ना कि पानी रिहायशी इलाकों में भी एंटर करना शुरू कर दे। ये कंडीशन 50-60 सालों में एक बार आती है। तो कहने के लिए तो ये भी बाढ़ का मैदान है, कहने को ये भी बाढ़ का मैदान है, क्योंकि बाढ़ का पानी यहां भी आ सकता है ना। ये थोड़ी ना कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नदी हमेशा इस लेवल के नीचे ही रहेगी। यमुना में भी स्केल लगा रखा है ना, जिसमें आप लोग देखते हैं कि यमुना अपने खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है जब भी बारिशें ज्यादा बढ़ती हैं। हाँ, क्यों हुआ था? क्योंकि बांध जो आप डैम बनाते हो ना सर, उसकी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि बांध सारा पानी रोक लेंगे, और अगर आपने बांध के गेट्स नहीं खोले, अगर आपने डैम्स के गेट नहीं खोले तो डैम्स भी रिवर साथ ले जाएंगी। और अगर डैम टूटा तो आसपास के जो विलेज है वो तो पूरी ही साफ हो जाएगी, समझ लो आप। क्योंकि डैम टूटने के बाद जो एकदम से पानी का फ्लो आगे बढ़ेगा, ये एक नेचुरल डिजास्टर से कम नहीं है। रोक सकता है यार वो। और जब पानी का बहाव पीछे से बहुत तेज होता है ना, तब डैम के गेट खोल दिए जाते हैं। क्या करोगे आप? डैम तो तोड़ नहीं सकते ना उस तरीके से। और जब डैम के गेट खोले जाते हैं, जाहिर सी बात है आगे पानी का स्तर बढ़ेगा। और दिल्ली में वही हुआ पिछले साल, दिल्ली के डैम के गेट नहीं खुल पाए। दिल्ली के जो डैम के गेट है, ये भजनपुरा इलाके वाले, ये आप लोग नहीं खोल पाए। क्यों? क्योंकि डैम्स के साथ क्या होता है कि गेट्स के नीचे पानी के साथ मिट्टी भी आती है, मिट्टी जमा हो जाती है सर हर साल। तो दिल्ली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि हर साल ड्रेजिंग करी जाती है। ड्रेजिंग का मतलब क्या है? मिट्टी को बाहर निकाला जाता है, ताकि बाई चांस अगर गेट खोलने पड़ जाए मानसून के आसपास तो दिक्कत ना आए। पिछले साल इन्होंने ड्रेजिंग नहीं करवाई गेट्स की, जिसकी वजह से मिट्टी का प्रेशर इतना होता है कि गेट तो ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। और अगर गेट नहीं खोले तो जाहिर सी बात है रिहायशी इलाके तो डूबेंगे। तो बाढ़ आने का ये बहुत बड़ा कारण बताया गया था। फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं केवल यहां पर आ रहा हूं। यहां पर क्या है, वो बोल रहा है कि सर सबसे पहले अगर बाई चांस मान के चलो कि बाढ़ आए तो सबसे पहले बाढ़ का पानी भरेगा किधर? इन दोनों इलाकों में। और बाढ़ तो नदी में हर साल आती है, मानसून में भी आज अगर आप देखो तो यमुना के आसपास का इलाका आपको भरा ही मिलता है। और जब भी बाढ़ आती है ना तो सर पानी अकेला नहीं आता, पानी के साथ हमेशा मिट्टी आती है। और जब फ्लड्स खत्म हो जाते हैं ना तो पानी तो चला जाता है रिवर में वापसी, मिट्टी की परत जमा हो जाती है। यहां तक समझ में आया? तो ये 2 इलाके वो वाले इलाके हैं जहां पर हर साल मिट्टी की एक नई परत जमा होगी, हर साल मिट्टी की नई परत, क्योंकि हर साल मानसून में तो फ्लड आएंगे ही ना। तो यहां पर अगर आप कभी नंगे पैर चले तो आपको ऐसा फील होगा एज इफ आप एक गद्दे पर चल रहे हैं, आपको कंकर लगेंगे ही नहीं पैर के नीचे, क्योंकि हर साल मिट्टी की एक नई लेयर यहां पे जमा हो रही है। मिट्टी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ताजी मिट्टी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, बालू जिसको आप बोलते हैं। तो ये वाला रीजन जो है इसको ज्योग्राफी में कहा जाता है खादर। इन दोनों इलाकों को कहा जाता है खादर। खादर का मतलब है न्यू एलुवियल प्लेन्स। खादर को आप लोग बोलते हैं न्यू एलुवियल प्लेन्स। अब यहां पर ये मिट्टी कौन सी है भाई? हमारे भारत में 8 तरह की मिट्टी है, 8 तरह की मिट्टी, जिसमें से एक मिट्टी है एलुवियल सॉइल। नदी जो मिट्टी डिपॉजिट करती है ना अपने आसपास, जो मिट्टी नदी से निकलती है, उस मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहा जाता है। तो ये वाला इलाका भी एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, ये वाला भी इलाका। बट हम कह रहे हैं कि ये दोनों इलाके ऐसे इलाके हैं जहां पर हर साल एलुवियल सॉइल की एक नई परत आके जमा हो जाएंगी। और इस न्यू एलुवियल प्लेन्स को ज्योग्राफी में नाम दिया गया खादर। कितना क्लियर हुआ जी? अब सुनो, अब यहां पर सोच के चलो, अब मैं इन दोनों इलाकों की बात कर रहा हूं। इन दोनों इलाकों में पानी तब बढ़ेगा जब सर रिवर में भयंकर बाढ़ आए, जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कभी। और वो 30, 40, 50 सालों में एक बार होगा। ऐसा तो है नहीं कि हर 5 साल में बाढ़ आ जाएगी, वो भी इतनी भयंकर कि ऊपर तक पानी भर जाएगा। और जब ऊपर तक पानी 10 सालों में, 15 सालों में एक बार जाएगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि यहां की मिट्टी नीचे वाली मिट्टी के कंपैरिजन में पुरानी होगी।
और मिट्टी जितनी पुरानी होती है, मिट्टी में जितना ह्यूमिडिटी मतलब नमी जितनी कम होती है, मिट्टी के पार्टिकल्स आपस में जुड़कर केमिकल बॉन्ड के जरिए कंकर बना देते हैं। कंकर कोई पत्थर नहीं होता, कंकर मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है जब नमी कम हो जाती है। और कंकर का साइंटिफिक फॉर्मूला अगर हम देखें तो CaCO3 है। कंकर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो आप लोग ज्योग्राफी में यहां पर ये पढ़ते हैं कि सर खादर नामक इस बेल्ट में कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी मतलब कंकर की क्वांटिटी ना के बराबर होती है। खादर बेल्ट बिल्कुल नई एलुवियल सॉइल से बनी है। कंपैरेटिवली ये वाला जो क्षेत्र है, ये ऊपर वाले रीजन, इसको कहा जाता है ज्योग्राफी में बांगर। इसको आप लोग बांगर कहते हैं। और बांगर को इंग्लिश में आप लोग कहते हैं ओल्ड एलुवियल प्लेन्स। ओल्ड एलुवियल प्लेन्स, क्योंकि यहां पर कई कई सालों में जाकर एक बार आप देखोगे कि मिट्टी चेंज हुई। और ओल्ड एलुवियल प्लेन्स को न्यू एलुवियल प्लेन से अलग कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लगाकर कि सर खादर वाली बेल्ट में नेग्लिजिबल क्वांटिटी मिलती है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग कंकर कहते हैं। और अगर आप बांगर बेल्ट की मिट्टी पर चलोगे तो आप चल ही नहीं पाओगे सर, मिट्टी चुभेगी आपको। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, यहां पर ह्यूमिड या ह्यूमिडिटी कंटेंट बहुत कम होता है, तो मिट्टी के पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। तो बांगर बेल्ट के ओल्ड एलुवियल सॉइल की बात करें तो यहां पर हाईएस्ट क्वांटिटी मिलती है CaCO3 की, कैल्शियम कार्बोनेट की यहां पर हाईएस्ट क्वांटिटी देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो इसी बेसिस पर पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को आपने 4 पार्ट्स में बांट दिया। कौन से 4 पार्ट? सबसे पहला भाबर, ये वाला भाबर, भाबर के नीचे तेराई, और तेराई के नीचे जो ये नदी निकल रही है, नदी के आसपास के इलाके को आप लोगों ने 2 पार्ट्स में बांट दिया। नदी के बिल्कुल पास वाला इलाका खादर और नदी से दूर वाला इलाका बांगर। तो इस तरीके से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की 4 कैटेगरी होगी। इन चारों के चारों कैटेगरी को स्लाइड्स में अगर मैं दिखाऊं तो सबसे पहले अपन लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है क्या, इसको पढ़ लेते हैं। कहा जाता है कि शिवालिक्स के नीचे, शिवालिक्स के फुटहिल के नीचे, ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर से शेडेड रीजन दिखाया है, ये पूरा ग्रीन कलर का रीजन कहलाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो ज्योग्राफी बोलती है कि सर ये तकरीबन 2500 से लेकर 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लाइक 3200 से लेकर 2500 किलोमीटर तक ये ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ है। और इस पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को बनाता कौन है? तो कहा जाता है कि वो नदियां जो हिमालय से आती हैं, उनके द्वारा डिपॉजिट की जाने वाली मिट्टी और पत्थरों से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बने हैं। और इन सभी नदियों में से 4 नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली तो इंडस सिंधु नदी, दूसरी है ब्रह्मपुत्र, थर्ड है गंगा, और चौथी है यमुना। तो गंगा, यमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये 4 नदियां जितनी मिट्टी और जितने कंकर अपने साथ पत्थर लेकर आती है, उसी से बनते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को आप लोग 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। यही मैं बनवाया था मैंने आपसे। सबसे पहले हिमालय, हिमालय से आती है नदियां, और मैंने बोला था नदियां आती हैं जब पहली बार जमीन पर तो बहुत सारे पत्थर डिपॉजिट करती है। उस पत्थर की बेल्ट को कहा गया भाबर। और भाबर के बारे में आप मेरे साथ लिख चुके हैं कि भाबर की चौड़ाई तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के बीच में है। भाबर वेस्ट में ज्यादा चौड़ा है और ईस्ट में कम चौड़ा है। भाबर एक वो बेल्ट है जो पूरी तरीके से पत्थरों से बनी हुई है, तो इसलिए इसके नीचे से नदियां निकल तो जाती हैं बट दिखती नहीं है। और पहली बार जब नदी दिखती है वो बेल्ट तेराई है। तेराई बेल्ट एक वो बेल्ट है जहां पत्थर, सर बड़े बड़े पत्थर, कभी हरिद्वार से ऋषिकेश जाओगे ना तो आपको पत्थर दिखेंगे, आपको ऐसा लगेगा यहां पर पहाड़ टूट गया है। भाई वो पहाड़ नहीं टूटा है, वो नदी जो बहा कर लाई है पत्थर, उसने शिवालिक के पैरों में वो पत्थर डिपॉजिट कर दिए। ठीक है जी। जब राफ्टिंग करने जाओगे ना तब दिखेंगे पत्थर आपको वो वाले। इसमें से छोटे छोटे पत्थर तो बह के नीचे भी आ जाते हैं, जो हम जनरली उठा के घर ले जाते हैं सजाने के लिए। तो वैसा ही पत्थर समझिए बड़ा। इतने बड़े बड़े पत्थर बहुत क्वांटिटी में अगर आप इकट्ठा कर लें तो उसके नीचे से नदी दिखेगी कहा आप लोगों को? तो वो बेल्ट भाबर है। जब पहली बार नदी दिखती है उस बेल्ट को आप तेराई कहते हैं। तेराई के बारे में हम लिख चुके हैं कि इसकी विड्थ 10 से 20 किलोमीटर के बीच में है। तेराई बेल्ट की विड्थ वेस्ट में कम है और ईस्ट में ज्यादा है। तेराई बेल्ट वो बेल्ट है जहां पर बहुत ज्यादा दलदली कंडीशन रहती है, स्वैम्पी और मार्शी कंडीशन रहती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी रिवर वैली के आसपास के इलाके को आप लोग 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। रिवर के बिल्कुल आसपास का रीजन खादर कहलाता है। खादर एक वो बेल्ट है जहां पर हर साल मिट्टी की एक नई लेयर आके डिपॉजिट हो जाएगी, क्योंकि फ्लड तो मिट्टी में हर साल ही आते हैं। इसलिए खादर बेल्ट काफी सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, बट यहां पर रिहायशी कॉलोनियां डेवलप नहीं हो सकती हैं। सिंपल सी बात है ना, घर बनाओगे तो घरों में तो पानी हर साल ही घुसेगा। तो खादर बेल्ट में लोग जनरली एग्रीकल्चर करने के लिए अपने खेत वेत काट लेते हैं, या फिर जूट कल्टीवेशन हो जाता है, राइस कल्टीवेशन कर लेते हैं। बहुत सारी जगहों पर लोग गन्ना लगा देते हैं यहां पर, बट जनरली इसको खाली ही रखा जाता है, क्योंकि ये वो इलाका है नदी के आसपास का जहां पर आप कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। खादर बेल्ट के ऊपर अगर आप देखें, यहां पर रिहायशी कॉलोनियां डेवलप हो सकती हैं। इस बेल्ट को बांगर कहा गया है। बांगर एक वो बेल्ट है जहां पर नदी का पानी कई सालों में जाएगा अगर बाढ़ या फ्लड बहुत ज्यादा ही आ गया। तो बांगर बेल्ट की मिट्टी बहुत पुरानी होगी। मिट्टी जितनी पुरानी होती है उतना ही उसमें कंकर मॉड्यूल बढ़ जाते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से भाबर, तेराई, खादर और बांगर चारों को जोड़ दिया जाए तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर आपसे मैंने वैसे बनवा लिया है, इकट्ठा बनाना तो इकट्ठा बना लो सर।
आपके फादर का? अच्छा, तो पता होगा आपको। तो यूपी से हैं सर आप? अच्छा, ओके जी। चलो, अब मैं आगे, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक होगा आप लोगों का पेनिनसुलर प्लेट्यू, बट इसको पढ़ने से पहले मैं इंडिया का कुछ फीचर आपको बताता हूं, तभी इसको ढंग से समझ पाओगे। अब इंडिया की ज्योग्राफी बड़ी अजीब सी है यार। कहा जाता है ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है। अच्छा, ढंग से बना लेते तो पहले माउंटेन से बना लूंगा। तो ये पूरी की पूरी हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, शिवालिक के पैरों से शुरू होता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये आप पढ़ चुके हो मेरे साथ। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बाद हमारे पास थोड़ी सी हाइट में एक प्लेन और मिलता है। मतलब ये नॉर्थ इंडियन प्लेन है जिसको आप लोग, या आप लोगों की भाषा में कह लो तो ये नॉर्थ इंडिया हो गया। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ऊंचा है, और वो भूमि जो हाइट में ऊंची होती है ऊपर से प्लेन, ऐसे रीजन को आप प्लेट्यू कहते हैं। ज्योग्राफी में प्लेन्स होते हैं जो मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। और प्लेट्यू में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो सर कुछ नहीं है, प्लेट्यू प्लेन्स के मुकाबले ऊंचे होते हैं, बस ऊपर से ये भी प्लेन ही होंगे, प्लेट्यू भी ऊपर से प्लेन ही होंगे। तो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में ऊंचा है, और ये पूरा की पूरा रीजन प्लेट्यू है। इस पूरे प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहा जाता है, उसके दो रीजन। हेलो, जी। अब इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहा जाता है, क्योंकि तीन तरफ से ना सर ये पानी से घिरा हुआ है। इंडिया का ये वाला रीजन, अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो अरेबियन सी है आपके पास, अरब सागर। ईस्ट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, जिसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, और साउथ की तरफ बात करें तो इंडियन ओशन। तो ये पूरा की पूरा प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू इसलिए कहलाता है। आज आप इसी प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, बट नहीं सर, जरूरी नहीं है। हमारा वाला प्लेट्यू समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए हमने अपने वाले प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल दिया। हमारा वाला प्लेट्यू नीचे से त्रिकोणीय है ना। अगर सोच के चलो कि आसपास भी कंट्रीज होती, अगर ओशंस नहीं होते, तो हम उसको केवल अपना प्लेट्यू बोलते हैं। उसको पेनिनसुला क्यों बोलते हैं हम लोग? पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसा लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, आप उसको पेनिनसुला कह देते हैं। यहां तक क्लियर हो जी? अब मैं यहां पर आ रहा हूं। इंडिया का ये पूरा की पूरा रीजन जिसको आप साउथ इंडिया कहते हैं, ये पूरा प्लेट्यू है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे मिट्टी खाते हैं। हाँ मनीष जी, बिल्कुल खाते हैं बेटा। वो मिट्टी एक्चुअली, वो जो कंकर खाते हैं ना, वो मिट्टी के कंपाउंड है, वो कोई पत्थर नहीं खा रहे हो। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा कि अगर मैं मान के चलूं, यहां पे मैं प्लेट्यू नहीं लिखता हूं, चलिए इसको मैं साउथ इंडिया बोल देता हूं, और ये नॉर्थ इंडिया। तो साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से अलग करने वाले कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं। एक माउंटेन रेंज चलते हैं बिल्कुल बाउंड्री पर, पेनिनसुलर प्लेट्यू की बिल्कुल बाउंड्री पर, और इन माउंटेन्स को कहा जाता है विंध्या। बेटा एक है विंध्यांचल, मैं विंध्यांचल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विंध्या की बात कर रहा हूं। सर विंध्या माउंटेन को हम लोग अपने नेशनल एंथम में भी बोलते हैं, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो वो विंध्या माउंटेन एक्चुअली में ये वाले हैं। विंध्या के थोड़े और साउथ में जाएंगे तो एक माउंटेन चेन और मिलेगी आपको, और इस माउंटेन को कहा जाता है सतपुरा। ये माउंटेन चेन होगी सतपुरा, और विंध्या और सतपुरा की पहाड़ियों के बीच में से एक नदी निकलती है। ये रिवर है नर्मदा, रिवर का नाम है नर्मदा, रिवर नर्मदा। और सतपुरा पहाड़ियों के दक्षिण में एक रिवर और निकलती है, और इस रिवर का नाम है तापी। तो ये कुछ ज्योग्राफी, और इस रिवर तापी से शुरू हो जाता है आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू। इतना समझ में आया? अब इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये है इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ये सारी चीजें जो अभी समझाई, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करना चाहूं तो सबसे पहले सर ये है विंध्य, ये है सतपुरा, इसके बीच से जो नदी निकल रही है ये नर्मदा, और ये तापी। समझ में आया जी? ऊपर वाला इंडिया जो नॉर्थ इंडिया वो पूरा प्लेन्स है, साउथ इंडिया पूरा प्लेट्यू है, हाइट में ऊंचा है। आज आप इसी प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे। इस प्लेट्यू को पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीन तरफ से अपन पानी से घिरे हुए हैं। अगर ये तीनों तरफ कंट्रीज होती तो शायद मैं इसको पेनिनसुला नहीं बोलता। यहां तक समझ में आया जी? यहां पर अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन, इधर बे ऑफ बंगाल। अब इंडिया का ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो आपको देखने को मिलता है, इसको भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यू में बांटा जाता है। हम सबको इकट्ठा कर बोल तो देते हैं कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, बट पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी बहुत से पार्ट्स में बांटा जाता है। जैसे सबसे पहला पार्ट तो सेंटर में है, बड़ा सा प्लेट्यू है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे बड़ा पोर्शन है। इसको कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू, ये दक्कन का पठार हो गया, इसको आप लोग बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। फिर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पर एक ट्रायंगुलर प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ये नाम आई होप आपने जरूर सुना होगा, मालवा। मालवा सुना है कभी? जो उसमें हिस्ट्री में भी कई कई बार पढ़ा है हम लोगों ने। इस प्लेट्यू का नाम डाल दिया मालवा प्लेट्यू। फिर बिहार के झारखंड से, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पार्ट पर एक प्लेट्यू और मिलता है जो शेप में थोड़ा सा लंबा है, चौड़ा कम है, लंबा ज्यादा है, और इस प्लेट्यू को कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये प्लेट्यू हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आज इन्हीं प्लेट्यू के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा। ये पेनिनसुला प्लेट्यू है आपको, एक बार इसको ड्रॉ कर लो बेटा, उसके बाद मैं शुरुआत कर रहा हूं। हालांकि कुछ नोट्स में रिटर्न भी है, जो नहीं है मैं वो लिखवा रहा हूं।
ओके जी। सबसे पहले तो प्लेट्यू होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिखवा दूं, लिख लीजिए। प्लेट्यू इज अ रेज्ड लैंड, मतलब उठा हुआ लैंड। प्लेट्यू इज अ रेज्ड लैंड। वरुण मुनीत आपने बना दिया बेटा दोनों ने। प्लेट्यू इज अ रेज्ड लैंड विद टॉप सरफेस, सॉरी विद फ्लैट सरफेस ओवर द टॉप, विद फ्लैट सरफेस ओवर द टॉप। प्लेट्यू इज अ रेज्ड लैंड, ओके बेटे, विद फ्लैट सरफेस ओवर द टॉप। तो इसको आप लोग प्लेट्यू कहते हैं। इंडिया में बहुत तरह के प्लेट्यू है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पेनिनसुला प्लेट्यू की। और एक गजब चीज मैं आपको और बता दूं, शायद ये भी ना पता हो, इंडिया का पहले ओरिजिनल, आज से 200-300 मिलियन साल पहले की बात करें ना सर अगर हम, तो भारत का ये त्रिकोणीय हिस्सा था ही नहीं। इंडिया एशिया की प्लेट के साथ मर्ज था। कहा जाता है ये टूटा हुआ हिस्सा जो है ये भारत में बाद में आके जुड़ा, ये इंडिया में बाद में आके जुड़ता है। और जब इसने इंडिया को आगे की तरफ पुश किया ना, तब हिमालय निकले। इस पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करें तो ये बहुत पुराने पत्थरों से बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट कौन सा है, लाइक सबसे पुराना, सबसे पुरानी भूमि भारत में यही है, पेनिनसुला प्लेट्यू। और ये इंडिया का पार्ट ओरिजिनली था भी नहीं। वही देखते हैं अब एक बार, वही बता रहा हूं सर। पहले क्या था, पहले सुनो मेरी बात। कहा जाता था इस दुनिया का पहले कोई कॉन्टिनेंट नहीं था, कोई जैसे आज 7 महाद्वीप है ना, पहले कोई 7 महाद्वीप नहीं थे। पहले एक ही बड़ा सा महाद्वीप था और इसी महाद्वीप को कहा जाता था पेंजिया। पेंजिया को कहा जाता था सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट, बस एक कॉन्टिनेंट था। पेंजिया धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू करा। आगे की तरफ बढ़ने की वजह से पेंजिया में दरारें पैदा हुई और इन्हीं दरारों की वजह से 7 कॉन्टिनेंट अलग अलग दिशा में चलने शुरू हुए। ऐसे तो बनी दुनिया। आज भी ये 7 कॉन्टिनेंट उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। थ्योरी है सर, ये एक मैं थ्योरी बता रहा हूं आपको। इसलिए अगर आप 7 कॉन्टिनेंट को बहुत ध्यान से देखो ना, तो आप 7 के 7 कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे पजल के बिखरे हुए टुकड़े हैं सारे। अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूं, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप और अफ्रीका को देखना कभी। अगर आप देखो, अफ्रीका साइड से थोड़ा सा बड़ा हुआ है और साउथ अमेरिका का वही हिस्सा गायब है। ऐसा लगता है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 2 पजल के टुकड़े हैं जो आपस में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी समझ में आती है कि शायद ये आज 7 के 7 महाद्वीप कभी एक हुआ करते होंगे। डायनासोर के टाइम पे बन चुके थे सर कॉन्टिनेंट्स जी। मैं जीवन के पनपने से पहले की बात कर रहा हूं सर। अब ये वीडियो वही है। अब भारत का जन्म कैसे हुआ ये जनरली उसके बारे में आपको बता रहा है। इसको एक बार ढंग से देख लो। मैं वीडियो का साउंड बंद कर दे रहा हूं, चला ही लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मुनीत गिरी और आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। जैसे किसने बोला, हमारी धरती पर आज की तरह ये 7 महाद्वीप नहीं थे। पहले ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स एक कॉन्टिनेंट के हिस्से माने जाते थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया पेंजिया। ये पेंजिया और सिर्फ एक महासागर। और जाहिर सी बात है, अगर कॉन्टिनेंट एक होगा तो सागर भी एक ही होगा ना। ये तो आज हम लोगों ने सागरों को बांट दिया, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, तो आर्टिक ओशन। तो उस समय सागर भी एक ही होता था। आज से 20 करोड़ साल पहले की बात हो रही है सर। जीवन अभी तक धरती पर आया नहीं है, जिसका नाम था पैथागोरस। और आज के सारे खंड देखो महाखंड पेंजिया में से विखंडित होके बने हैं। ये देख रहे हो, ये वाला जो खंड उसने दिखाया ना अभी, वो अफ्रीका था। अफ्रीका से जो अलग हुआ वो साउथ अमेरिका था। एक बार दोबारा अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये अफ्रीका है। अफ्रीका से साउथ अमेरिका अलग हो रहा है, देख रहे हो। आज ऐसे दिखता है साउथ अमेरिका। अब अफ्रीका के थोड़ा इस तरफ चलो, ये वाला लैंड देख रहे हो। आज ये वाला हिस्सा, आज अफ्रीका के पास में एक आइलैंड है मडागास्कर। ये मडागास्कर हो गया, ठीक है जी सर। ये जो अलग चल रहा है इस तरफ, ये ऑस्ट्रेलिया जैसा दिख रहा है। ये अभी इसी से एक हिस्सा निकलेगा और वो भारत का बनेगा पेनिनसुलर पार्ट। बताऊं कौन सा, ये देख रहे हो। अगर आप इस वाले हिस्से को ढंग से देखो, अपन इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से को ऐसा देखो तो ये नीचे आपको दिख रहा होगा श्रीलंका, दिख रहा है। कल को अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये टूट के भारत में टकराने वाला है। और एक विद्वान हुए थे एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था टेक्टोनिक प्लेट्स का एक थ्योरी। टेक्टोनिक प्लेट मतलब आज हम जिस धरती पर चल रहे हैं ना जी, ये क्रस्ट है। और इस क्रस्ट के नीचे आपके पास टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो हमेशा घूमती रहती हैं। और जब 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, तब या तो कोई एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे सबमर्ज हो जाएगी, नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि 2 टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के बाद दोनों ही टेक्टोनिक प्लेट अपलिफ्ट करती हैं और ये अपलिफ्टमेंट की वजह से पहाड़ बनते हैं। और ऐसी चीज को फोल्डिंग कहते हैं, इसको फोल्डिंग कहते हैं। तो हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालयाज एक तरीके के फोल्ड माउंटेन्स हैं। इसको समझने की कोशिश करना। साउंड कम है बेटा, कोई नहीं। सर 20,000 करोड़ साल, 20,000 करोड़ साल। महाखंड पेंजिया में से विखंडित होके बने हैं। ये देखिए, ये थियरी देने वाले वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर थे। एल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी कि उसी वक्त उस महाखंड पे रहने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती हैं, जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई देते हैं और इन्हीं बदलाव के चलते आज के। अब एक चीज देखना आप सारे लोग, जैसे ही इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट इंडिया के नदन पार्ट से टकराएगा, दोनों की बाउंड्री पर ये कुछ उभरता हुआ दिखाएगा और वो हिमालयाज है। वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ और उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी।
आल्फ्रेड की थियरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले टेरिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना। तो केवल एक चीज है, एक थ्योरी है जो आपके सामने मैंने बताई, दोबारा बता रहा हूं। इंडिया का जो ये पेनिनसुलर पार्ट है, ये पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था। पहले इंडिया पूरी तरीके से एशिया का हिस्सा था। कहा जाता है ये पेनिनसुलर पार्ट अफ्रीका से टूट कर आया। अफ्रीका जो आज है, अफ्रीका की फॉसिल्स समझ में आता है। अगर कोई जीव वॉल्केनो में दब जाए तो याद उसकी हड्डियां जो हैं वो एक्चुअली में जम जाती हैं उसमें, वो काफी समय तक सस्टेन कर सकता है। तो अगर मैं इंडियन फॉसिल्स की एज निकालूं और उसको अफ्रीकन फॉसिल्स की एज के साथ मैच करूं तो दोनों की एज मैच करेगी। कार्बन 14 डेटिंग बताती है कि दोनों एक ही समय मरे थे। तो इसका मतलब कभी तो ये दोनों एक पार्ट हुआ, करेक्ट, मतलब हुआ शायद ऐसा था कि इंडिया का सदर्न पोर्शन और अफ्रीका कभी एक ही लैंड के दो हिस्से हुआ करते थे, और अफ्रीका से ये टूट कर आया, जिसको आज आप पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, जो आज आप पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, और ये बाद में जाकर इंडिया की दूसरी प्लेट से टकराता है। दोनों प्लेट्स के सेंटर से निकले हैं आज हिमालयाज। हिमालयाज क्यों निकलते हैं? क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर बोलते हैं कि सर जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तब फोल्डिंग होता है, और फोल्डिंग से हिमालयाज या ऐसे माउंटेन्स निकलते हैं। हिमालयाज की हाइट हर साल इसलिए बढ़ती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मुनीर जी, ये थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर की। और आपको बता दूं, ज्योग्राफी एक बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि कई बार बहुत से ज्योग्राफर्स अल्फ्रेड वेगनर की इस थ्योरी को गलत भी बोलते हैं। हमें नहीं पता कॉन्टिनेंट कैसे बने, बट अल्फ्रेड वेगनर ये बोलते हैं कि सर ये पेंजिया कोई एक बार नहीं टूटा है। अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी अगर आप पढ़ें तो वो ये बोलते हैं कि पेंजिया पिछली बार मतलब पांच बार बनकर टूट चुका है, और इस बार भी पूरी आशंका है कि आज से फिर 10-20 हजार करोड़ साल बाद ये सातों की सातों महाद्वीप जो आज अलग दिख रहे हैं आपको, शायद ये दोबारा से एक साथ इकट्ठा होकर पेंजिया बनाएंगे, और शायद इस बार नॉर्थ पोल पर बने। तो ये केवल एक थ्योरी है, जिसको मैं गलत भी नहीं बोल रहा हूं, मैं सही भी नहीं बोल रहा हूं। मैं फिलहाल वो पढ़ा रहा हूं जो एनसीईआरटीज आप लोगों के सामने रखती हैं। हाँ, सो 20,000 करोड़ साल बाद तो क्या ही होगा, धरती तो अभी खत्म करने को तुल रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, इतना समझ में आया? तो ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, और मैं कुछ पॉइंट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू के बता रहा हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। सर माउंट एवरेस्ट हिमालयाज का पार्ट है, बिल्कुल फोल्डिंग से बना है। जितने हिमालयाज में पीक्स हैं वो सब इसी टाइम बन रही हैं। तो अगर हम इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू को देखें तो वो यही बोल रहा है, यहां पर भी वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि ये बिल्कुल बाद में जाकर इंडिया में जुड़ा था। अगर रीजन पूछे आप लोगों से कि ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया क्यों है, तो यहां पर अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को चिपका देना, अल्फ्रेड वेगनर। और अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो मैं इनके प्रिंसिपल को बता दूं। इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इसी प्लेट टेक्टोनिक्स के प्रिंसिपल पर इन्होंने ये बताया कि आज के टाइम पर दिखने वाले ये सातों महाद्वीप कभी एक सुपर कॉन्टिनेंट के हिस्से हुआ करते थे, और ये सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया। ठीक है जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला सब्जेक्ट, क्योंकि सब साइंस घुसी हुई है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर अगर मैं इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को बोलूं, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ है, ये सदर्न पार्ट आपको देखने को मिल रहा है जो कि सबसे बड़ा है, दैट इज डेक्कन। डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर आपको मालवा दिख रहा है जो थोड़ा सा ट्रायंगुलर है शेप में, और उसके बाद ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको इलोंगेटेड दिख रहा है, जैसे कि मैंने बोला चौड़ा कम है, लंबा ज्यादा है। तो अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, और जैसे कि मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया भी था कि इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो नदर्न पार्ट से थोड़ा सा ऊंचा है। तो कितना ऊंचा है? ज्योग्राफी ये बोलती है कि इंडिया का ये पेनिनसुलर पार्ट तकरीबन 600 से 900 मीटर ऊंचा है। इट इज अबाउट 600 टू 900 मीटर्स हाई। और इस प्लेट्यू के बिल्कुल आगे अगर आप एज पे बात करें तो नर्मदा और तापी जैसी नदियां निकलती हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि नर्मदा और तापी नदियां दो माउंटेन्स के सेंटर से निकल रही हैं। विंध्या और सतपुरा के सेंटर से निकलती है नर्मदा, और तापी के साउथ से निकलती है सतपुरा के साउथ से निकलती है तापी नदी। फिर उसके बाद ये बोलता है कि इस पूरे के पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम लोग छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट्यू में बांट सकते हैं। इन्हीं प्लेट्यूज के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ दिखा रखे हैं कुछ नहीं है। ठीक है जी, आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट्यू। हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ प्लेट्यू इन इंडिया। टाइप्स ऑफ प्लेट्यू इन इंडिया, टाइप्स ऑफ प्लेट्यू इन इंडिया। इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सर डेक्कन प्लेट्यू की, क्योंकि सभी प्लेट्यू में से सबसे बड़ा है डेक्कन। और ये डेक्कन प्लेट्यू के बारे में लिखते हैं, लिखिए, इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेट्यू इन इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेट्यू इन इंडिया। मतलब सभी प्लेट्यू में से सबसे बड़ा अगर हम देखें तो डेक्कन ही दिखता है। तो इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेट्यू इन इंडिया। बिना किसी को चाय बोल देना यार। तो इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेट्यू इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, इट कवर्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया। इट कवर्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया। इट कवर्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के कौन कौन से पोर्शन को कवर करता है ये लिख लीजिए। महाराष्ट्र, तेलंगाना। इट कवर्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। तो आपसे पूछा जाए डेक्कन प्लेट्यू इंडिया के कितने स्टेट्स को कवर करता है, तो आंसर है 8 स्टेट्स। 8 कौन कौन से 8 राज्य? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। बिल्कुल सर, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में और डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में आपको 2 माउंटेन चेन देखने को मिलेगी। वो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा। ठीक है जी, बट वो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से नहीं बने हैं। मैं अब इस पर भी आ जाता हूं, आपने पूछ ही लिया तो बता दूं। कहा जाता है जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं
तो दोनों टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के बाद इनकी बाउंड्री पर फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग मतलब ये दोनों जब टकराती हैं तब ये टकराने के बाद ऊपर की तरफ उठती हैं, और इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं फोल्डिंग। और फोल्डिंग से जो माउंटेन उत्पन्न होते हैं, ऐसे माउंटेन्स को आप फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। इतना समझ में आया जी? अब आगे बढ़ रहा हूं सर। मान के चलो कि ये फोल्डिंग जो है ये जमीन के नीचे हो रही है, क्योंकि आपको तो दिखेगा नहीं, ये जमीन है सर, ये फोल्डिंग जमीन के नीचे हो रही है। तो जमीन का जो पार्ट है ये ऊंचा आपको दिख ही रहा है, ये वाला माउंटेन फोल्ड माउंटेन हो गया। जाहिर सी बात है, यहां पे तो मिट्टी है ही। जब मिट्टी को आप लोग टेंशन में डालोगे, क्योंकि नीचे टेंशन चल रही है इसमें, कहा जाता है मिट्टी का ये बहुत बड़ा इलाका इस समय टेंशन में है। कभी कभार क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री से तो चलिए फोल्ड माउंटेन निकल रहे हैं, बट कभी कभार जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस जाता है। सपोज कीजिए कि ये आप लोगों का जमीन का बड़ा सा हिस्सा है, यहां पर इस समय फोल्डिंग हो रही है, तो फोल्ड माउंटेन निकल कर आ गए। इतना समझ में आ गया जी? मगर अगर मान के चलते हैं हम लोग कि इस फोल्डिंग की वजह से जमीन का ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे धंस गया, ये वाला ब्लॉक जो मिट्टी का है ये नीचे धंस गया, यहां पर गड्ढा पैदा हो गया सर। अब यहां पर जो खड़ा इंसान है, इसके लिए तो आसपास की भूमि बड़ी हो गई ना, ऊंची हो गई, इसके लिए तो आसपास के लैंड माउंटेन जैसे ही हो गए। जबकि ये माउंटेन है क्या? नहीं, माउंटेन तो नहीं है। ये माउंटेन बना कैसे? क्योंकि जब नीचे यहां पर फोल्डिंग चल रही थी, कोई एक जमीन का टुकड़ा जो है वो नीचे धंस गया, जिसकी वजह से आसपास के टुकड़े ऑटोमेटिकली ऊंचे हो गए। क्या तक समझ में आया? तो ये आसपास के टुकड़े जो माउंटेन जैसे दिख रहे हैं ना सर आपको, इसको ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। इसको ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। एग्जांपल दे दूं मैं आपको, इंडिया में ब्लॉक माउंटेन्स है अरावली, सुना होगा, अरावली ब्लॉक माउंटेन्स है। अरावली के आसपास की जो धरती है वो धसी, इस वजह से अरावली का लैंड थोड़ा सा ऊंचा दिखता है, तो वो माउंटेन कहलाता है। हिमालयाज यंग माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, इसको आप लोग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और फोल्ड माउंटेन्स में एग्जांपल आपके पास हिमालय हो गया। अब एक गजब क्वेश्चन सुनिए, आप लोगों से कभी कभार पूछा जाता है इसमें कौन से माउंटेन्स की हाइट आगे बढ़ सकती है? देखिए, ब्लॉक माउंटेन्स की तो हाइट जो है वो उतनी ही रहेगी, ये टुकड़ा और ज्यादा नहीं धसेगा, मतलब उसकी बहुत कम आशंका है, एक्सपेक्टेशन है बट 0.1% से कम। बट फोल्ड माउंटेन्स की हाइट हर साल बढ़ती है, क्योंकि नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी एक दूसरे से टकरा रही है। इसलिए हिमालयस के लिए कहा जाता है कि हर साल हिमालयस की हाइट 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, क्योंकि आज भी हिमालयस के नीचे इंडियन प्लेट और पेनिनसुलर प्लेट आपस में टकरा रही हैं। और जहां पर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं, उसकी बाउंड्री पर सर अर्थक्वेक का जोन नंबर 5 माना जाता है। इसलिए पूरा हिमालयन रीजन जो है वो हाई सीज्मिक एक्टिविटी में आता है। कल को हो सकता है कि बहुत भयंकर भूकंप यहां पर आए। ठीक है जी? तो माउंटेन्स आपके पास दो तरीके के हैं। अब मैं आपके आंसर पर आ रहा हूं। पेनिनसुलर इंडिया में कोई भी फोल्ड माउंटेन्स देखने को नहीं मिलते। यहां पर जो माउंटेन्स देखने को मिलते हैं वो सब ब्लॉक है, यहां पे कोई फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई टेक्टोनिक प्लेट्सों की फोल्डिंग हो ही नहीं रही है। ठीक है जी? अब आगे चलो बेटा, आपको भी समझ में आ गया सबको? मुनीत, रत्ना, वरुण, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। अच्छा, इसको तो मैंने बोल दिया कि ये फोल्डिंग है, ये तो फोल्डिंग है। फोल्डिंग का मतलब जब दो टेक्टोनिक प्लेट टकराने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दे। इसको क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में? अगर कोई जमीन का टुकड़ा नीचे धस जाए ना सर, इसको ज्योग्राफी में फॉल्टिंग कहते हैं, इसको फॉल्टिंग कहते हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉल्टिंग की वजह से कौन से माउंटेन बनते हैं, क्या आंसर दोगे? फॉल्टिंग की वजह से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं और फोल्डिंग की वजह से फोल्ड माउंटेन्स। तो इस डायग्राम को भी उतार लेना सर। ज्योग्राफी में हमेशा दो ही तरह की चीजें होती हैं, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। वैसे तो यूपीएससी में पढ़ाने वाली चीजें हैं, आप लोगों से पूछेगा नहीं वो इतना डीप में जाकर, बट क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ी रहे हो तो ढंग से पढ़ लो यार। हाँ, वहां पे सारे हिल स्टेशन सर ब्लॉक माउंटेन्स के ऊपर बसे हुए हैं। साउथ इंडिया में कोई फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, तो वो फोल्डिंग से आए, सॉरी फॉल्टिंग से आए। चलिए बैक टू डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन के बारे में मैंने भी आपको एक पॉइंट लिखवाया कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे प्रोमिनेंट प्लेट्यू डेक्कन है। इंडिया के 8 स्टेट्स के ऊपर से निकलता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है सर? अब मैं चल रहा हूं दूसरे प्लेट्यू की तरफ। दूसरा प्लेट्यू है छोटा नागपुर प्लेट्यू। सेकंड हेडिंग डाल दीजिए छोटा नागपुर। हर प्लेट्यू के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। बाई चांस अगर उसने पूछ लिया तो यहां पर घबराओगे नहीं। छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर कहां पर है, इंडिया के कौन से पार्ट पर देखने को मिल रहा है, तो आप आंसर दे सकते हो, लुक्स लाइक इन द ईस्टर्न इंडिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं, पहला पॉइंट लिखिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया कवरिंग द पार्ट्स ऑफ झारखंड। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया कवरिंग द पार्ट्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया कवरिंग द पार्ट्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आइए बात कर लेते हैं। दिस प्लेट्यू इज होम टू वेरियस ट्राइब्स। दिस प्लेट्यू इज होम टू वेरियस ट्राइब्स। बहुत सारी जनजाति रहती है इस प्लेट्यू के ऊपर। कौन सी?
पहली जनजाति का नाम लिखिए, गोंड, शायद सुना होगा, उड़ीसा में देखने को मिलती है आपको ये ट्राइब, पहली गोंड। सेकंड, एंड आई होप ये तो जरूर सुना ही होगा, अगर आपने गोंड नहीं सुनी तो, संथल। सुना है कभी संथल? संथल से कुछ बता सकते हो आप लोग अभी फिलहाल? संथल ट्राइब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? कुछ हुआ था इंडिया में संथल ट्राइब से रिलेटेड? अभी हिंट दे सकता हूं, पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, पॉल साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अभी संथल ट्राइब से कुछ हुआ था क्या इंडिया में? बहुत इंपॉर्टेंट, 2022 में। बेटा इंडिया का पहला ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये संथल ट्राइब से हैं। इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है ये द्रौपदी मुर्मू, संथल। तो ये संथल ट्राइब छोटा नागपुर प्लेट्यू में रहती है। नेक्स्ट, नाम सुना है आप लोगों ने बिरसा मुंडा का? बिरसा मुंडा छत्तीसगढ़ में भगवान की तरह पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट ट्राइब है मुंडा ट्राइब। आज भी ये ट्राइब आपको देखने को मिलती है, मुंडा, मुंडा ट्राइब। बहुत सारी ट्राइब छोटा नागपुर में है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट ट्राइब है खारवार, खारवार, फिर लिखना हो ट्राइब, और लास्ट है चेरा। तो गोंड, संथल, मुंडा, खारवार, हो, चेरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में रहती है। आगे चलो नेक्स्ट। अब अगला प्लेट्यू है मालवा। मालवा को मालवा इसलिए बोलते हैं, पूरी तरीके से प्लेट्यू मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। और अगर आपसे पूछे मालवा प्लेट्यू सर है किधर, लोकेशन बता सकते हो मालवा प्लेट्यू की? अभी आप लोगों को समझाई थी। मालवा प्लेट्यू वैसे तो एमपी में है, बट अगर वो ज्योग्राफिकल लोकेशन आपसे पूछे तो अपन बता सकते हैं कि सर मालवा प्लेट्यू विंध्या पर्वतों के उत्तर में है, विंध्या माउंटेन्स के नॉर्थ में है ना मालवा। या ये कह लीजिए कि मालवा प्लेट्यू के साउथ में चलते हैं विंध्यास, राइट, दिख ही रहा है। तो आइए बात करते हैं मालवा प्लेट्यू के बारे में। लिखिए पहला पॉइंट, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड दिस प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय Vindhyas, and this plateau is bounded by Vindhyas in the south, and this plateau is bounded by Vindhyas in the south and North Indian plains in the north, है ना जी, क्योंकि विंध्या माउंटेन के तो ऊपर तो नॉर्थ इंडियन प्लेन शुरू हो जाते हैं। तो दिस प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय विंध्या माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, सॉरी, विंध्या माउंटेन्स इन द साउथ एंड नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इन द नॉर्थ। ठीक है सर। उसके बाद सर कभी कभार क्वेश्चन आता है कि क्या यार राजस्थान में भी कोई प्लेट्यू है क्या? क्योंकि अरावली माउंटेन जो है ना, राजस्थान, गुजरात का एक पोर्शन, दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा, जहां से आपको अरावली माउंटेन के कुछ कुछ पार्ट्स तो मिलते हैं। तो हाँ, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, मतलब थार डेजर्ट की तरफ आपको छोटा सा प्लेट्यू देखने को मिलता है, बहुत छोटा सा। इसको इसलिए मैंने मैप में नहीं दिखाया। और राजस्थान के प्लेट्यू को कहा जाता है मारवाड़ प्लेट्यू। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मारवाड़। मैं सारे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू लिखवा रहा हूं आपको, कौन सा प्लेट्यू कहां पर है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं मारवाड़ प्लेट्यू पे आ जाता हूं। एक एक क्वेश्चन ही आता बेटा अगर आए तो, ठीक है। तो मारवाड़ के बारे में लिख लीजिए, मारवाड़, मालवा नहीं, मारवाड़। और इसी मारवाड़ से नाम निकला बेटा मेवाड़ का। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, हिस्ट्री को जोड़ू ज्योग्राफी से, तो इसी मारवाड़ के आसपास का इलाका था मेवाड़। मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। वो राणा सांगा जिनके बेटे से शादी हुई थी, जिनके बेटे की शादी हुई थी मीराबाई से। आइए बात करते हैं इसी मारवाड़ के बारे में। लिखिए, दिस मारवाड़ प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। दिस मारवाड़ प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। बट ये आप क्या कहते हैं, प्लेट्यू देखने को क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कहा जाता है कि इस प्लेट्यू का बहुत बड़ा हिस्सा आज थार डेजर्ट ने कवर कर रखा है। तो लिख लीजिए, द थार डेजर्ट which is the largest desert of Southeast Asia. The Thar desert, which is the largest desert of Southeast Asia. पूरे Southeast Asia में थार से बड़ा डेजर्ट नहीं है। The Thar desert, which is the largest desert of Southeast Asia, covers a significant part of Marwar Plateau. Covers a significant part of Marwar Plateau. The Thar desert, which is the largest desert of Southeast Asia, covers a significant part of Marwar Plateau. मारवाड़ प्लेट्यू, तो मारवाड़ प्लेट्यू का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन थार डेजर्ट कवर करता है। बहुत सारे, सबसे बड़ा सर सहारा हो गया ना अफ्रीका वाला। उसके बाद थोड़े बहुत डेजर्ट हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़े हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट। और ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन और विक्टोरिया नाम से 2 डेजर्ट है सर। चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ एक हिस्से मैंने आप लोगों को बता दिए। अब मैं चल रहा हूं लास्ट प्लेट्यू की तरफ। और ये प्लेट्यू वैसे तो देखो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा प्लेट्यू जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के असम से नीचे अगर आप देखें तो एक स्टेट पड़ता है मेघालय। मेघालय में भी एक प्लेट्यू है जिसको मेघालय प्लेट्यू कहते हैं। और सर ये प्लेट्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि सभी प्लेट्यू में से सबसे ज्यादा बारिश अगर किसी प्लेट्यू में होती है तो वो मेघालय प्लेट्यू है। इसी मेघालय प्लेट्यू में 2 जगहें हैं, एक चेरापूंजी और एक मॉनसून राम। इसको हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था कि मॉनसून राम में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी में दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बारिश होती है। पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा होती थी, अब मॉनसून राम में सबसे ज्यादा होती है। दोनों ही जगह मेघालय में है। हाँ सर, सेंटीमीटर से कवर होती है, बिल्कुल। और बारिश यहाँ पर रीजन यही है कि मेघालय प्लेट्यू के चारों तरफ अगर आप देखें, सॉरी तीनों तरफ अगर आप देखें तो हिमालयाज हैं। तो जो विंड्स आती हैं बारिश मतलब ह्यूमिडिटी लेकर, तो जैसे ही मेघालय प्लेट्यू में एंटर करती हैं तो आपको पता है कि जब विंड्स का टेम्परेचर आप कम करते थे, जैसे हर एक हवा का एक तापमान होता और तापमान के हिसाब से हवा में ह्यूमिडिटी होती है। साइंस बोलती है, जैसे मान के चलो हवा का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है
और 20 डिग्री सेल्सियस जब हवा का तापमान होता है तब हवा अपने साथ 60% ह्यूमिडिटी लेकर चल सकती है। जब हवा का तापमान बढ़ जाता है ना सर, तो उसमें ह्यूमिडिटी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे मैं बोलूं कि 20 डिग्री सेल्सियस में हवा 60% ह्यूमिडिटी लेकर चल सकती है, तो कल को अगर तापमान 20 से 25 हो गया तो हवा अब 65 जो परसेंट ह्यूमिडिटी है वो साथ में कैरी करके चल सकती है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये प्लेट्यू है, इसके चारों तरफ माउंटेन्स है, तीनों तरफ। तो जब हवा यहां पर एंटर करती है तब होता क्या है, माउंटेन के साथ हवा ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करती है। माउंटेन के साथ साथ जब ऊपर जाओगे तो तापमान धीरे धीरे कम होगा, जिसकी वजह से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होकर आपका 10 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। अब 10 डिग्री सेल्सियस में एक हवा मैक्सिमम 40% ह्यूमिडिटी ही लेकर चल सकती है, और अभी कितनी है इसके पास 60। तो ये 20% एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी जो है वो प्रेसिपिटेट कर देती है। प्रेसिपिटेट मतलब गैस का वाटर में या गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और वो प्रेसिपिटेट करते ही मेघालय प्लेट्यू में बारिश हो जाती है। ये रीजन है मेघालय प्लेट्यू में बाकी सब प्लेट्यू के मुकाबले सबसे ज्यादा बारिश यहां पर की होती है। तो आइए बात करते हैं मेघालय के बारे में। लिखिए, दिस प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दिस प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय। दिस प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय। बेटा सबको समझ में आ रही है मेरी बात? बेटा आपको समझ में आ रहा है? ये मैंने जो बारिश वाला रीजन बताया ये सबको क्लियर हो रहा है? रत्ना, वरुण, मुनीत और बेटा आपको ये प्रेसिपिटेशन कैसे होती है, बारिशें किस तरीके से होती हैं, इस सबको अच्छे से क्लियर हो गया ना? क्योंकि हवा में जितनी ह्यूमिडिटी, तो मुंबई के नीचे वेस्टर्न घाट्स है ना, मुंबई के नीचे वेस्टर्न घाट्स, ऊपर जाओगे तो मारवाड़ प्लेट्यू, और बीच में ही गैप मिलता है बस आपको। तो समुद्र के ऊपर से जितनी हवा निकलेगी उतना ह्यूमिडिटी बढ़ेगा ना सर उसका। और जैसे ही मुंबई के ऊपर बादल आएंगे तो जाहिर सी बात है कि समुद्रों के ऊपर का तापमान और मुंबई की धरती का तापमान में फर्क होता है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू के आसपास जितनी जमीनें हैं वहां पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से अमूमन धरती शांत और ठंडी रहती है। जब ठंडी धरती के ऊपर बादल आते हैं तो जाहिर सी बात है तापमान हवाओं का कम होगा, और ये मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही टेम्परेचर हवाओं का कम होता है तो वो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी बारिश बनाकर छोड़ देते हैं उधर ही। ये मुंबई में, केरला में, अंडमान निकोबार में बारिश होने का ये बहुत बड़ा रीजन है सर। वो तो है ही है, बट कभी कभार क्लाइमेट चेंज अगर आप देखें, जैसे मैं दिल्ली की बात ही कर लेता हूं, दिल्ली में इस बार जो बारिश हो रही है वो सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। नहीं तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि सितंबर में थर्ड वीक शुरू हो गया है, लाइक थर्ड वीक खत्म हो गया, फोर्थ वीक शुरू हो गया, बारिश अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और अगर मैं पिछले साल चलूंगा सर, पिछले साल मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, पिछले साल बारिश जुलाई में खत्म हो गई थी, जुलाई अगस्त के फर्स्ट वीक में खत्म हो गई थी, और दोबारा से दिल्ली में बारिश अक्टूबर में शुरू हो गई थी। अगस्त के फर्स्ट वीक में बारिश खत्म हुई, अगस्त बढ़िया कटा, सितंबर बढ़िया कटा, अक्टूबर के लास्ट वीक में पता नहीं एकदम से क्या हुआ, दिल्ली में दोबारा से बारिश शुरू हो गई। पूरी सर्दी बारिश में निकली हम लोगों की पिछले साल। बाढ़ जैसी कंडीशन आई थी वो अक्टूबर नवंबर में, देख लीजिए आप। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, जब एक्सपेक्टेड ना हो और एकदम से वो चीज हो जाए। आप ज्योग्राफर्स तो ये बोलते हैं कि ये तो कभी होगा ही नहीं, बट जो चीज कभी होगी नहीं अगर वो हो जाए तो ये तो सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। चलिए आगे बात कर रहा हूं मेघालय प्लेट्यू के बारे में। लिख लीजिए, दिस प्लेट्यू इज नोन फॉर हैवी रेनफॉल। दिस प्लेट्यू इज नोन फॉर हैवी रेनफॉल एंड इट इज दिस प्लेट्यू इज नोन फॉर हैवी रेनफॉल एंड इट इज द होम of Mawsynram and Cherrapunji, and it is the home of Mawsynram, 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 and it is the home of Mawsynram and Cherrapunji। तो जाहिर सी बात है सर, बारिश बहुत तगड़ी बारिश होती है तो इस प्लेट्यू की सीनिक ब्यूटी भी बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर वाटरफॉल्स देखने को मिलती हैं, आपको केव्स देखने को मिलती हैं, और तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं, और वेजिटेशन यहाँ पर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेट्यूज। तो ये आपका हो गया मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। तो सीनिक ब्यूटी के लिए भी बहुत फेमस है, बारिश के लिए तो खैर है ही। तो ये सारे प्लेट्यू अगर एक साथ मिला दिया जाए तो आपके बनते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के पोर्शन। हालांकि पेनिनसुलर प्लेट्यू में 3 ही सबसे बड़े प्लेट्यू है जो यहाँ पर मैंने दिखा रखे हैं। दिस इज एवरीथिंग अबाउट पेनिनसुला। अब मैं आगे बढ़ता हूं। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आ जाता है वो ये है हमारे कोस्टल प्लेन्स। बट कोस्टल प्लेन्स में डायरेक्टली नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एक टॉपिक आपके स्लाइड में मिसिंग है, वो अभी पढ़ लेते हैं। अब होता क्या मैं ये बता दूं सर, ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, और ये सेंटर में जो प्लेट्यू है ये है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में और डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में आपके पास कुछ माउंटेन्स है। अगर आप केरला गए थे तो आपको यही माउंटेन दिखे होंगे। अभी जो मैं नाम लूंगा बिल्कुल समझ जाओगे हाँ यही मिले थे या नहीं। ये सतपुरा रेंज से शुरू हो जाते हैं, ये सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज के साउथ से शुरू हो जाते हैं, और ये माउंटेन कंटिन्यूअसली कन्याकुमारी तक चलते हैं। और क्योंकि ये डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में है इसलिए इसको वेस्टर्न घाट्स कह दिया गया। उसी तरीके से डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में अगर आप देखें उड़ीसा से कुछ माउंटेन चलते हैं, बट ये माउंटेन बीच बीच में से टूटे हुए हैं, और ये एक पॉइंट पे जाकर मिल जाते हैं वेस्टर्न घाट्स वाले पॉइंट से। और ये वाला पॉइंट पर जो माउंटेन है उसको नीलगिरी कहते हैं। ये नीलगिरी माउंटेन है, यहां पर बहुत सी खेती होती है मसालों की, कार्डमम की, इलायची, ठीक है। तो ये वाले ये हिल्स जो हैं जो थोड़े से आप लोगों को डिमार्केटेड से लग रहे हैं, फ्रेगमेंटेड से लग रहे हैं, टूटे हुए, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में ईस्ट में चलते हैं इसलिए इन माउंटेन्स को ईस्टर्न घाट्स कह दिया गया। आज आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स यही पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो हेडिंग डाल दीजिए वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। चलिए इसमें सबसे पहले सर अपन चलते हैं वेस्टर्न घाट्स की तरफ।
और जब ये घाट्स वाला रीजन कवर हो जाएगा उसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या है? जनरली बीच, जब आप किसी बीच साइड स्टेट पे जाए तो यहाँ पर ना बीचेस के भी अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे कोंकण कोस्ट, शायद कभी सुना हो, नहीं, काठियावाड़, कन्नारी, मालाबार, कोरोमंडल, ये सब कोस्ट के नाम है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स की। देखिए फर्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज शियादरीज। वेस्टर्न घाट को एक और नाम दिया जाता है शियादरीज, SHYADRIS। Western Ghats are also known as Shiyadaris. They run parallel to the west coast of India. They run parallel to the west coast of India. They run parallel to the west coast of India. अब सर जाहिर सी बात है, अगर आप यहां पर हैं और आपको जाना है इधर, और आप दोनों के क्या कहते हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच में माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक तो आपके पास ऐसा है कि माउंटेन का ये वाला पार्ट तोड़ देते हैं यार, तो कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी। बट आपको बता दूं, वेस्टर्न घाट्स वाला पॉइंट जो है, इसको दुनिया का बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी माना जाता है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब देखो, वैसे तो भारत का पूरी भूमि का, अगर मैं भारत की 100% जमीन को देखूं तो भारत की 100% जमीन में से मुश्किल से 6% नहीं होगा ये। और अगर मैं दुनिया की बात करूं, दुनिया का तो 0.1% भी नहीं है ये इलाका, बट इस छोटे से इलाके में दुनिया के 17% फ्लोरा और फौना देखने को मिलता है। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की टाइप इस छोटे से इलाके में दुनिया की 16% प्रजाति आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। मतलब बहुत ही बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है ये पार्ट। और जो इलाके इतने रिच होते हैं ना इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसी जगहों को बचाने के लिए यूनेस्को खुद पैसे देता है आपको, और इस पूरे पार्ट को आप बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहते हैं। और जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बन जाता है एक बार, उसको तोड़ना, नष्ट करना, मानवों का वहां पर जाना बिल्कुल बैन होता है। तो आप जा तो सकते नहीं है, कंस्ट्रक्शन यहां पर कर नहीं सकते हैं, बट प्रकृति हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। वेस्टर्न घाट्स सर कंटिन्यूअस है, अगर आप देख रहे हैं चीज बिल्कुल ब्रेक नहीं है इनके बीच में, बट वेस्टर्न घाट्स में जगह जगह पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे से गैप है। ये क्या है? क्यों ओकेजन है क्या ऐसी? तो कुछ छोटे छोटे बीच में गैप है सर, और ये वो गैप है जिन गैप का इस्तेमाल कर एक इंसान वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट जा सकता है। और माउंटेन्स में ये छोटे छोटे नेचुरल गैप पास कहलाते हैं, इसको पास कहते हैं आप, माउंटेन पास। जैसे रोहतांग पास सुना होगा, रोहतांग पास एक नेचुरल पास है, हमने नहीं बनाया, प्रकृति ने रास्ता दिया, बट रोहतांग पास तो हिमालय में हो गया ना। मैं बात कर रहा हूं वेस्टर्न घाट्स की, तो यहां पे लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अभी वेस्टर्न घाट्स के बारे में मैंने क्या लिखवाया। वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज शियादरी। दे रन पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया विदाउट एनी ब्रेक। दे रन पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया विदाउट एनी ब्रेक, किसी तरीके का कोई ब्रेक नहीं है। दे रन पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया विदाउट एनी ब्रेक। वेस्टर्न घाट्स आर फेमस फॉर वेरियस माउंटेन पासेस। वेस्टर्न घाट्स आर फेमस फॉर वेरियस माउंटेन पासेस। वेस्टर्न घाट्स आर फेमस फॉर वेरियस माउंटेन पासेस। नेक्स्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पीक, क्योंकि है तो माउंटेन ही, तो कोई ना कोई पीक तो हाईएस्ट होगी। द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज कॉल्ड अनाईमुडी। The highest peak of Western Ghats is Anaimudi. The highest peak of Western Ghat is Anaimudi, which is 2695 meters high. Which is 2695 meters high. Which is 2695 meters high. Anaimudi is the highest peak of southern India. Western Ghats की तो highest है, but it is also the highest peak of complete southern India. It is also, लिख लीजिए, Anaimudi is also the highest peak of southern India. Anaimudi is also the highest peak of southern India. It is also the highest peak of southern India. And it is often called Everest of the South. And it is often called the Everest of the South. Next point. The famous mountain passes of Western Ghats are as follow. The famous mountain passes of Western Ghats are as follow. अब कुछ जो मेजर पासेस हैं वेस्टर्न घाट्स के मैं वो आपको बता दूं। और जनरली ये जितने भी पासेस हैं ना बेटा, ये सारे पासेस के ऊपर से हम लोग रेलवे लाइन को लेकर जा रहे हैं। तो ये जनरली रेलवे लाइन कनेक्ट करती है। कभी आप लोग मुंबई से गोवा वाया ट्रेन जाइएगा, आपको वेस्टर्न घाट्स की सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगी। लाइक लोग जाते ही केवल सीनिक ब्यूटी देखने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते हो, या क्योंकि टाइम तो बहुत लगेगा मुंबई से गोवा जाने के लिए। अगर वाया ट्रेन जाते हो तो लोग जाते इसलिए क्योंकि एक तो टूर हो जाता है, प्लस वेस्टर्न घाट्स का वो हिस्सा देखने को मिलता है जो आप जा नहीं सकते हैं कभी। तो लिखिए कौन कौन से पासेस हैं। सबसे पहला पास है बेटा, यहां पर ना माउंटेन पासेस को पासेस नहीं कहते, इंस्टेड ये क्या करते हैं, उसको घाट कहते हैं। यहां पर पासेस को घाट कहा जाता है। तो पहला पास है थाल घाट। पहला माउंटेन पास है थाल घाट। अगर हम थाल घाट की बात करें, ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र में है बेटे। और कौन सी रेलवे लाइन यहां से निकलती है, तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलवे लाइन। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल रूट। तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल रूट जो है वो थाल घाट से होकर निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला पास है भोर घाट। नेक्स्ट इज भोर घाट।
बोरघाट के बारे में बताएं सर, ये भी महाराष्ट्र में है, इट इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। और कौन सा जो वो रेल रूट ये बोरघाट से निकलता है, तो पुणे, बेलगांव और चेन्नई। तो अगर आपको जाना है मुंबई से गोवा, तो आपकी ट्रेन बोरघाट से होकर निकलेगी, पुणे, बेलगांव और चेन्नई। तो ये रेल रूट यहां से होकर निकलता है। नाउ वी हैव द थर्ड पास। तीसरे पास का नाम है पाल घाट। थर्ड वन इज पाल घाट। और पाल घाट से अगर आप कैलिकट है सर केरला में, और कोयम्बतूर है तमिलनाडु में, तो अगर आपको कैलिकट से कोयम्बतूर जाना है तो पाल घाट से होकर वो पास निकलेगा। तो यहां पे कौन सी ट्रेन पास करती है, तो लिख लीजिए कैलिकट, त्रिचूट और कोयम्बतूर। ये रेल रूट पाल घाट से होकर निकलता है। तो इन सभी माउंटेन पासेस से जनरली फेमस रेल रूट ही पास करते हैं। अच्छा, ये है किधर पाल घाट, तो ये देख लीजिए, ये केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पर है, केरला तमिलनाडु बॉर्डर। चलिए, इसके बाद अब मैं आ रहा हूं ईस्टर्न घाट्स के ऊपर। दिस इज एवरीथिंग अबाउट वेस्टर्न घाट्स। लिख लीजिए ईस्टर्न घाट्स के बारे में। कुछ रह गया बेटा? अच्छा, पाल घाट रहेगा, इसको लिख लो। अब ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं। इसके बारे में लिख लीजिए, ईस्टर्न घाट्स रन पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न घाट्स run parallel to the eastern coast of India, but eastern ghats run parallel to the eastern coast of India, but they are highly fragmented in nature. But they are highly fragmented and discontinuous in nature. But they are highly fragmented and discontinuous in nature. है ही है, वो तो मैंने आपको देख के पहले यहां पर ड्रॉ करके बोल दिया था कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में एक तो अच्छी चीज क्या देखने को मिल रही है कि ईस्टर्न घाट्स बीच बीच में से टूटा हुआ है, वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस देखने को मिलता है, बट दे आर हाईली फ्रेगमेंटेड इन नेचर। अच्छा, क्यों है आखिरकार फ्रेगमेंटेड क्यों है? इसलिए है क्योंकि अगर मैं पेनिनसुलर इंडिया का टेपर देखूं, मतलब कहां की तरफ ढलान ज्यादा है सर, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो जो नदियां है ना सर, वो वेस्टर्न घाट से इमर्ज होती हैं और वो फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। और यहां पर है बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले नदियां डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बनने की वजह से टूटे हुए हैं ये बीच में। तो यहां पे लिख लीजिए, रीजन फॉर देयर डिसकंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेनिनसुलर रिवर डेल्टास। यहां पे लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेल्टास, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेल्टास मेड बाय पेनिनसुलर रिवर्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेल्टास मेड बाय पेनिनसुलर रिवर्स। हाँ जी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेल्टास, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेल्टास मेड बाय पेनिनसुलर रिवर्स, प्रेजेंस ऑफ डेल्टास मेड बाय पेनिनसुलर रिवर्स। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पॉइंट लिखा था हम लोगों ने, ईस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक लिख लेते हैं। तो हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इज जिंदागाड़ा पीक। थोड़ा कैजुअल नाम है इनका पीक का। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज जिंदागाड़ा पीक। जिंदागाड़ा पीक की हाइट सर 1690 मीटर है, 1690 मीटर्स। और इस पीक को दो और नामों से जाना जाता है। जिंदागाड़ा को अर्माकोंडा और सितम्मा कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। इस पीक को अर्माकोंडा और सितम्मा कोंडा के नाम से भी आप जानते हैं। तो इस पीक के दो और नाम है, वैसे ज्यादातर फेमस ये जिंदागाड़ा पीक ही है। ठीक है जी, अब उसके बाद बात करते हैं वो पॉइंट के जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं। तो लिख लीजिए, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स इंटरसेक्ट एट ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स इंटरसेक्ट एट नीलगिरी हिल्स। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स इंटरसेक्ट एट नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट, beneath the Nilgiri hills, beneath the Nilgiri hills there are various ranges of western ghats, beneath the Nilgiri hills। सर मान के चलिए ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आके मिल रहे हैं। दिस पॉइंट इज नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। अब नीलगिरी हिल्स के नीचे जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स आगे और चलती हैं, और वेस्टर्न घाट्स बहुत सारी रेंजेस में डिवाइडेड है, मैं वो बता रहा हूं आपको। वेस्टर्न घाट में एक हिल चलती है इस तरफ, एक चलती है इस तरफ, और एक सीधी निकल जाती है। ये वाली जो हिल है इसको पालिनी हिल्स कहते हैं आप,
दिस इज कॉल्ड पालिनी हिल्स। इस वाली हिल्स का नाम पड़ा है वरुशनाथ हिल्स। और ये वरुशनाथ के नीचे जो बची हुई हिल्स है ना, इसको कार्डमम हिल्स कहते हैं। इन हिल्स में बस और बस इलायची की ही खेती होती है, तो बची हुई ये हिल्स आर कार्डमम। तो नीलगिरी हिल्स के नीचे जो वेस्टर्न घाट्स है वो ट्री फोलिएटेड पैटर्न में डिवाइड हो जाती है, पालिनी हिल्स, वरुशनाथ और कार्डमम। ठीक है जी। उसके बाद एक स्टार पॉइंट बना के ना वेस्टर्न घाट के बारे में लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स इज वन ऑफ द 36, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को वेस्टर्न घाट्स इज वन ऑफ द 36 biological hotspots in the world, is one of the 36 biological hotspots in the world because of its rich flora and fauna, ठीक है सर। उसके बाद ये जो नीलगिरी हिल्स है ना जी, ये नीलगिरी हिल्स, इसके बारे में एक पॉइंट लिखवा रहा हूं। द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, ये भी स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए। द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, the highest peak of Nilgiri Hills is Doda Beta peak, DODABETA, Doda Beta peak। the highest peak of Nilgiri Hills is Doda Beta peak। और डोडा बेटा पूरे साउथ इंडिया का दूसरा हाईएस्ट पीक है। लाइक अगर सबसे हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है तो सेकंड हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है। ठीक है जी। तो यहां पर खत्म हो जाता है वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट क्लास में अब आप पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? वो बीच वाले एरिया, ठीक है। और ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। कोस्टल प्लेन्स के बाद फिर बारी आएगी आइलैंड्स ऑफ इंडिया की। इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स और कुछ और आइलैंड्स हैं, जैसे श्रीहरिकोटा आइलैंड है आंध्र प्रदेश के पास। सारी सैटेलाइट वगैरह हम यहीं से लॉन्च करते हैं, ठीक है। और कुछ आइलैंड्स है दमनदीप, दादर नागर। इन आइलैंड्स के बारे में से पढ़ता कोई नहीं है, बट अपन एक बार पढ़ लेंगे। और एक आइलैंड और भी है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में भी बोला था। 1974 में हमने ये आइलैंड दे दिया था श्रीलंका को। आइलैंड का नाम है कच्छ टेऊ। कच्छ टेऊ आइलैंड के बारे में इन्होंने पार्लियामेंट में बोला था जब मणिपुर वॉयलेंस के ऊपर बातचीत हो रही थी। तो कुछ आइलैंड्स हैं इंडिया के, उन आइलैंड, कच्छ टेऊ आइलैंड 1974 में इंदिरा गांधी ने दे दिया था श्रीलंका को। ये सोचकर कि जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो शायद मतलब ये आइलैंड देने से सुलझ जाएंगे। बट जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ना इन दोनों के बीच में, उस एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फिशिंग राइट्स किसके होंगे। फिशिंग मतलब यहाँ पे वो मछली पकड़ने के लिए कौन जा सकता है। हाँ, तो प्रॉब्लम सारा ये है। और ये आपको पढ़ाया भी गया होगा कि अगर कोई गिफ्ट हमें देना हो, टेरिटरी का गिफ्ट या कुछ लेना हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही शेड्यूल में इंडिया की टेरिटरी लिखी है। तो शेड्यूल नंबर 1 में तो अमेंडमेंट करोगे ना। तो जयललिता जब तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर बनी ना, उन्होंने 2009 में केस डाला सुप्रीम कोर्ट में, एंड शी सेड कि कच्छ टेऊ देने से पहले कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया था, इसलिए ये आइलैंड इलीगली तरीके से दिया गया है एंड शुड बी टेकन बैक। अब इस आइलैंड के पीछे सब पागल क्यों हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर फिशिंग बिजनेस बढ़िया है, और जो इंडियन फिशरमैन जाते हैं ना यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए, उनको श्रीलंकन नेवी पकड़ लेती है, और ये हमको अच्छा नहीं लगता। ना तो केवल पकड़ती है बट उनके साथ सलूक भी बहुत गलत होता है, जबकि इंडिया ऐसा नहीं करता। और फिलहाल अभी हम इसको ले सकते हैं या नहीं, तो ये भी बता दूं, अब आप इसको नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बायलैटरल रिलेशंस अच्छे हैं। कल को अगर आप ये आइलैंड लेते हो तो ये वो वाली बात होगी कि आपने अपने हाथों से ही श्रीलंका को चाइना की तरफ धकेल दिया। और अगर चाइना श्रीलंका में आकर बैठ गया तो इतना ही दूर है यार इंडिया श्रीलंका से। हाँ, तो वही प्रॉब्लम है। इसलिए इंडिया अपनी सॉफ्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाता हुआ यही सोचता है कि कोई बात नहीं, अब आइलैंड दे दिया तो दे दिया, आगे ऐसा कुछ ना हो। इसलिए देशवासियों को पता होना चाहिए कि व्हाट हैपेंड इन 1970s।